नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ना, वो डिस्कस कर लिए थे। हमने देखा था कि एग्ज़ाम में किस किस तरह से प्रश्न आते हैं, और आज हम और देखेंगे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। केवल वही प्रश्न हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था, उसके आगे करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से सवाल को पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो महाभियोग का मतलब क्या होता है। देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 61 है, उसके अंदर महाभियोग का वर्णन किया गया है। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है महाभियोग। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि इन निम्न में से ऐसा कौन है जो राष्ट्रपति को चुनते समय तो वोटिंग करते हैं, लेकिन जब उसका महाभियोग चलता है, यानी जब उसे हटाने की प्रक्रिया चलती है ना, तब वो वोटिंग नहीं करते। तो देखो, लोकसभा है ना, लोकसभा के मेंबर तो उसके निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, महाभियोग में भी भाग लेते हैं। राज्यसभा के मेंबर भी निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, महाभियोग में भी भाग लेते हैं। जो राज्य की विधान परिषदें हैं, वो न तो निर्वाचन में भाग लेती है और न ही महाभियोग के अंदर भाग लेती है। राज्य की विधानसभाएं, ये आप सभी को पता है, ये निर्वाचन में भाग लेती है, लेकिन ये महाभियोग में भाग नहीं लेती। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? डी। ठीक है। अब इसकी जब व्याख्या आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 61 के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि इसके जब इलेक्शन होता है, जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग होता है, यानी जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य कौन भाग लेते हैं? सभी सदस्य। ठीक है, ये भाग लेते हैं और विधानसभाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी सवाल है ना, ये सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, या तो यूपीएससी में, या स्टेट पीसीएस में, या आपके एसएससी के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद में है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो देखिए, बहुत सीधा सा है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और उन्हीं को ही देते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देते हैं? ठीक है, बताइए इसका जवाब। तो इसका जवाब होगा, उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देते हैं उसमें संबोधन होता है राष्ट्रपति के लिए। ये राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देते हैं। तो वाइस वर्सा है, राष्ट्रपति को जब भी त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति को जब भी त्यागपत्र देना होगा तो वो देंगे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख भी सकते हैं, अनुच्छेद 56(1) है, इन 56(1) के अंदर ये प्रावधान है। फिर से यही सवाल है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, भारत के उपराष्ट्रपति को। इसके बाद में भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, तो इसको हटाने के लिए भी एक अलग से प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिए, उस प्रक्रिया को हमने अभी डिस्कस किया था, हम उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है, महाभियोग शब्द का मतलब यही है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है महाभियोग। ठीक है, अब राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं हटा सकते, लोकसभा वो भी नहीं हटा सकती, भारत के चीफ जस्टिस वो भी नहीं हटा सकते। तो इसका सही जवाब क्या है? संसद के द्वारा। तो एक प्रस्ताव लाया जाता है और वो संसद के दोनों सदनों से जब स्पेशल मेजोरिटी से या विशेष बहुमत से जब वो पारित हो जाता है, तभी राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं। और पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस भी कर लिया था कि राष्ट्रपति को उसके पद से केवल और केवल एक ही वजह से हटाया जा सकता है, केवल एक ही कारण है उसके पद से हटाने का, और वो क्या है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान का उल्लंघन करता है, या हम इसे कह सकते हैं अतिक्रमण करता है।
ठीक है, कई जगह आपको उल्लंघन दिखेगा, कई जगह अतिक्रमण, दोनों का मतलब एक ही होता है। केवल और केवल ये एक ही कारण होता है जिस वजह से हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटा सकते हैं। और आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 61 के अनुसार देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और संसद के द्वारा ये महाभियोग चल के पद से हटाया जाता है। केवल और केवल एक ही कारण लिखा हुआ है आर्टिकल 56 के अंदर, और वो क्या लिखा हुआ है? संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। इसके बाद में देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा शुरू की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखो ऑप्शन ए है राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं। ये ऐसे कह रहा है केवल ये प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होगी, लोकसभा से शुरू नहीं होगी। तो ये हमारा ऑप्शन है गलत, क्योंकि आप इसको पहले समझ लीजिए। देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। तो देखो ये कह रहा है फिर लोकसभा में शुरू होगी लेकिन राज्यसभा में नहीं, तो ये भी गलत है। फिर ये कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा या किसी भी विधानसभा से शुरू की जा सकती है, ये भी बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलेगा वो केवल और केवल संसद के ही किसी एक सदन से शुरू होगा। वो संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, वो लोकसभा भी हो सकती है, वो राज्यसभा भी हो सकती है, लेकिन जो राज्य की विधानसभाएं हैं ना वहाँ से शुरू नहीं होगा। आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि हमें पता है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना तो उसमें देखो कौन कौन भाग लेता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, फिर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी जो है, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये तो हो गया निर्वाचक मंडल। अब जब हटाया जाना है ना राष्ट्रपति को, केवल और केवल एक ही कारण होगा, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। हटाने की प्रक्रिया कहलाएगी महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 के वर्णित है। और हटाया किसके द्वारा जाएगा? केवल और केवल इन दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि हटाने का अधिकार केवल और केवल संसद को ही है और संसद ही महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। और हटाते समय देखो निर्वाचन हो रहा था तब तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले रहे थे। हटाते समय लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अधीन, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की बात आएगी तो लोकसभा और राज्यसभा के केवल और केवल जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो ही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा विस्तार से इसके बारे में लिखा है ताकि हमारा कंसेप्ट पूरा हो जाए। अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61(1) में पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई गई है और ये संसद का कोई भी सदन इस अब महाभियोग की शुरुआत कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब महाभियोग लाना हो तो 14 दिन पूर्व हमें सूचना, लिखित सूचना सदन को देनी होती है। ठीक है, और ये 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी होता है। महाभियोग 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाना जरूरी है। इसे क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। ठीक है, चलिए इसके बाद में संसद के सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए किसके पास है? जो अध्यक्ष होता है उसके पास भी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, उपराष्ट्रपति के पास भी नहीं है। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। अब देखो संयुक्त सत्र कब बुलाए जाते हैं? देखो जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, जैसे अभी आपको पता है कि नई लोकसभा का गठन हो गया, तो जब भी इसकी पहली बैठक होगी, नई लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो उस समय सबसे पहले संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त सत्र एक तो इस समय बुलाया जाएगा। फिर दूसरी बार क्या होगा? हर साल जब पहला सेशन होगा ना पार्लियामेंट का, सबसे पहला सेशन जब भी होगा तब जॉइंट सिटिंग या संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। एक तो जब नई गठित होकर पहली बार बैठक होगी ना लोकसभा की, तब संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति ही बुलाएगा। हर साल जब पार्लियामेंट का पहला सेशन शुरू होगा तब दोनों सदनों को संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और एक केस कब होता है? जब मान लीजिए कोई भी बिल या कोई भी विधेयक ऐसा है
जो दोनों सदनों की असहमति के कारण अटका हुआ है। लोकसभा ने मान लीजिए कोई बिल पेश किया और वो बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास चला गया, वहाँ पर उसको लेकर कुछ विवाद हो गया और राज्यसभा उसे आगे पास नहीं कर रही है या 6 महीने तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है या वापस लोकसभा को उन्होंने भेज दिया। तो अगर किसी बिल या विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे बात समझ में? तो संयुक्त बैठक कब कब बुलाई जाएगी? जब नई लोकसभा का गठन होकर पहली बार संसद का सत्र चलेगा तब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। हर साल के पहले सेशन से पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। किसी बिल या किसी विधेयक को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो जाता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक 3 ही केस में बुलाई जाती है और तीनों केस में राष्ट्रपति के द्वारा ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ भी है कि ये पूरी जो शक्ति होती है ये राष्ट्रपति के पास होती है और अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए निम्नलिखित में से ये पदाधिकारी दिए हुए हैं अलग अलग पोस्ट पे, तो इनमें से कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ठीक है, आपको पता है भारत के राष्ट्रपति बहुत सारे जो पदाधिकारी होते हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनके प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। तो देखो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना उसकी नियुक्ति तो की जाती है संसद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो ये उसका उत्तर नहीं होगा। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं CJI हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति क्या होती है कि संसद के सदस्यों द्वारा वोटिंग से होती है। ठीक है, संसद के सदस्य क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे और उस वोटिंग के माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, तो हमारा उत्तर होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये सीधा संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में एक गलत कथन का हमें चयन करना है। देखिए उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन होता है और उपराष्ट्रपति क्या काम करते हैं? बेसिकली ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, इनका जो चयन होता है 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा के सभापति ये बिल्कुल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें पद से हटाया जा सकता है, तो ये है बिल्कुल गलत। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमें कौन सा कथन चयनित करना है? गलत कथन। जो कथन गलत हो उसका हमें चयन करना है। तो गलत कथन है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इन्हें हटाया सकती है। देखिए इसको जो उपराष्ट्रपति महोदय होता है उनको सीधा का सीधा राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा इन्हें हटा सकती है और केवल लोकसभा की तो साधारण बहुमत से लोकसभा साधारण बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को अनुमति दे देगी तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का और लोकसभा में केवल साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को अनुमति दे दी जाती है तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत की जरूरत हमें नहीं है, केवल राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करे और लोकसभा उस पर अपनी अनुमति दे दे, बस यही बहुत है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है सी, तो हमारा उत्तर होगा सी। ठीक है, यहाँ विस्तार से एक्सप्लेनेशन को जहाँ मैंने ज़रूरत है खूब विस्तार किया है आराम से, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर इक्वेटर एजुकेशन आप लिखें, वहाँ टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अब देखिए वापस से ये सवाल एक बार रिपीट करने के लिए ही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। तो देखो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य बिल्कुल भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखो चाहे विधानसभा की बात हो वहाँ भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, लोकसभा की बात हो वहाँ भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो निर्वाचित सदस्य जहाँ भी हैं वो सही है। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और उसका तरीका संशोधित किया जा सकता है। देखिए आपको पता है जो हमारा संविधान है ना उसमें संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन केवल और केवल संसद के द्वारा किया जाएगा। संशोधन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो क्या होगा, साधारण बहुमत द्वारा, संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है। फिर दूसरा है कि जो संसद है वो विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करेगी। और तीसरी क्या इसका तरीका है कि विशेष बहुमत तो संसद का होना ही चाहिए, प्लस इसके साथ साथ जो राज्य है ना, राज्य उनकी जो विधानमंडल है उनका साधारण बहुमत ये भी होना चाहिए। देखो संविधान है हमारा, बहुत बड़ा संविधान है, 395 आर्टिकल हैं, तो उसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं संसद के द्वारा। संशोधन केवल और केवल संसद करेगी, इसके अलावा कोई भी राज्य विधानसभा विधानमंडल उनको ये अधिकार नहीं है। तो संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, विशेष बहुमत से कर सकती है, और कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर जिनको संशोधित करने के लिए संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे देश के अंदर जो आधे राज्य है ना, कम से कम आधे से अधिक राज्यों का, आधे से अधिक जो राज्य है ना उनकी विधानमंडलों का साधारण बहुमत से पारित किया जाना भी जरूरी होता है। तो ऐसे कौन से आर्टिकल है, देखो अगर किसी संविधान संशोधन से राज्य के ऊपर फर्क पड़ रहा है ना, या राज्य की विधानसभा के ऊपर फर्क पड़ रहा है, तो फिर ऐसे संशोधनों को राज्य विधानमंडल के साधारण बहुमत से अनुमति मिलनी चाहिए, तभी वो वैलिड माने जाएंगे। अब देखो राष्ट्रपति के जो चुनाव का तरीका है ना, अब आप इसमें कॉमन सेंस अगर लगाएंगे ना तो हमारा ये सवाल सही हो जाएगा। देखो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें हमें पता है कि उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो अगर हमें राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बदलना होगा तो राज्यों के ऊपर उसका फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो राज्य के ऊपर अगर किसी भी संशोधन से फर्क पड़ता है तो हमें इस तीसरे तरीके के माध्यम से संशोधन करना अनिवार्य है। तो जब भी राष्ट्रपति के चुनाव और उसके तरीके को बदला जाएगा तो हमें ये ऑप्शन सी है ना, इसका चुनाव करना पड़ेगा कि संसद का तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। और सहमति का मतलब क्या है, केवल और केवल साधारण बहुमत, राज्य में हमेशा साधारण बहुमत रखा जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, इसका उत्तर बिल्कुल सी होगा। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो आपके लिए